अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूं आप सब जहां पर भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी जिंदगी जबरदस्त गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। अगर किसी भी वजह से आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों को इस चैनल को शेयर करके इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज की यह जो स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, यह स्टोरी हमें हमारे एक जानने वाले हैं उन्होंने शेयर की है और मैं कोशिश करूंगा उनकी ही जबानी ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम आबिद है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं यह हमारे परदादा के साथ प्री पार्टीशन यानी इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले पेश आई थी। हमारे जो परदादा थे वह बुनियादी तौर पे एक हकीम के तौर पर काम किया करते थे और अक्सर ऐसा होता कि उनको इलाज के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे शहर सफर करना पड़ता था। बुनियादी तौर पर जो उनका ताल्लुक था वह जालिंधर से था। तो वैसे ही प्री पार्टीशन यानी 1930-35 का टाइम चल रहा था, तो उनको किसी बहुत बड़े आदमी की तरफ से या आप कह सकते हैं किसी राजा महाराजा की तरफ से एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि उनका कोई जानने वाला है जो फला फला गांव में बीमार है, अगर हो सके तो आप वहां पर चले जाएं, उसका इलाज करने की कोशिश करें। इसके अवज ना सिर्फ आपको मुआवजा दिया जाएगा बल्कि आपके जाने आने में जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा भी वही राजा या महाराजा बर्दाश्त करेंगे। अब ये जो हमारे परदादा थे जिनको हकीम साहब कहा जाता था, जब उनको इस तरह से ये ऑफर मिली और उनको मरीज के बारे में सारी सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने इरादा किया कि मैं इस मरीज की जितनी बेहतर तरीके से खिदमत हो सकती है वह करने की या उसको सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी इरादे से इनका जो भी सामान था यह सारा का सारा सामान इन्होंने तैयार किया और अपने गांव से उस गांव के लिए रवाना हो गए। अब पुराना दौर था, सादा लोग थे ना, ट्रांसपोर्ट मौजूद थी, ना ही इतने ज्यादा जराए मौजूद थे। आमतौर पर लोग पैदल या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी के जरिए सफर किया करते थे। शायद नादिर ही किसी के पास साइकिल या इस तरह की कोई सवारी मौजूद हुआ करती थी। खैर, हकीम साहब जब अपने गांव से उस गांव के लिए रवाना हुए तो इनका ख्याल था कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं उस जगह, उस गांव में उस मरीज के पास पहुंच जाऊंगा। इनका इरादा यही था कि रात में जो भी सन्नाटा होता है या मगरिब के बाद जो भी अंधेरा हुआ करता है उस अंधेरे में यह सफर नहीं करेंगे। ये दिन के टाइम में यानी सूरज निकलने के बाद सफर का आगाज करेंगे और जहां पर भी सूरज डूबेगा तो वहीं पर ही अपनी पोटली पर सर रख के आराम करेंगे और इसी तरह अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुंच जाएंगे। जब इन्होंने सफर का आगाज किया तो सुबह का टाइम हो रहा था और इस सफर पर चलते चलते बिल आखिर देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि जैसे सूरज डूबना शुरू हो चुका है। उस वक्त यह जिस जगह मौजूद थे बजाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल नुमा जगह है। चारों इतराफ मुकम्मल तौर पर वीराना था, दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। हाँ, दूर लेफ्ट साइड पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी झील मौजूद है। अच्छी बात यह थी कि चांद की शायद 14वीं तारीख थी और उस 14वीं तारीख की वजह से यह जो पूरा एरिया था या जितना भी हिस्सा था यह चांद की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत रोशन हुआ था। खैर, इन्होंने जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ तो इन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी और इनके पास खाने के लिए जो भी चीजें मौजूद थीं वो रात के खाने के तौर पर इन्होंने खाना शुरू की और खाना खाने के बाद इन्होंने पोटली के ऊपर सर रखा और सोने की तैयारी करने लगे। हकीम साहब बताते हैं कि अभी मैंने आंखें बंद ही की थीं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अतराफ में कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चल रहा है या कोई बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है, जबकि कभी ऐसा लगता कि पत्तों के दरमियान या दरख्तों के झुरमट में कोई मौजूद है जो मुसलसल इनको देखने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान मैं जबकि उस वजूद को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। हकीम साहब बताते हैं कि एकदम से इनको पायल की या घुंघरुओं की आवाज आना शुरू हुई। अब जैसे ही इनको पायल की या घुंघरुओं की आवाज आना शुरू हुई तो जिस सिम से यह आवाज आ रही थी इन्होंने उस सिम का तायुन करना शुरू किया।
जब इन्होंने उस सिम का तायु किया तो ये जो पायल या घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, यह ऐसा लग रहा था कि उस झील या जो भी नदी थी उसकी तरफ से आना शुरू हुई है। और अब लगने लगा है कि उस झील की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता करके कोई इनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो जो वजूद था जो मुसलसल इनकी तरफ बढ़ रहा था। पहला इंप्रेशन यही था कि उसने सफेद कलर का लिबास पहन रखा है और शायद ये कोई औरत है जो आकर खड़ी हो चुकी है। कुछ अजीब सी शरारती सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पर मौजूद थी और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा बनाव श्रृंगार कर रखा है। उसका जो लिबास था वह इस कदर लंबा था कि वह बकायदा जमीन को छू रहा था, जैसे कि गए वक्तों में मलकाओं के या शहजादियों के लिबास हुआ करते थे। खैर, इसी दौरान में जब वह इनके तकरीबन 8 या 10 फीट के फासले तक पहुंच चुकी थी तो इन्होंने उस औरत से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इतनी रात में इस वीराने में क्या कर रही हो। अब जैसे ही इन्होंने यह सवाल उस औरत से पूछा तो बजाय इसके कि वह जो औरत थी वह इनके सवाल का जवाब देती, उसने अजीब तरीके से इनको देख के हंसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस औरत का जो चेहरा था, जो कि बहुत मासूम, बहुत ही हसीन और जमील चेहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे अब किसी खौफनाक औरत की शक्ल में तब्दील हो चुका है। इसी दौरानिये में जब उसने चलना शुरू किया तो अब के बार उसकी जो चाल थी वह बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंगड़ा के या किसी अजीब तरीके से चलना शुरू हो चुकी है। और ना सिर्फ वह चल रही थी बल्कि अब वह मुसलसल हकीम साहब की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। हकीम साहब बताते हैं कि जब वह चल रही थी और इस दौरान में जब उसका जो लिबास है वह जमीन से ऊंचा हो रहा था तो मेरी नजर एकदम से उस औरत के पैरों पर पड़ी। और जब मेरी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वह उल्टे पांव थे। उसकी जो एडियां थीं वो आगे की तरफ थी, जबकि उसकी जो उंगलियां थी वो पीछे की तरफ थी। अब पुराने दौर के लोग थे, बहुत ज्यादा बहादुर हुआ करते थे। हालांकि इनको अंदाजा हो चुका था कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है वो यकीनन या तो पिछल पैरी है या फिर चुड़ैल है। लेकिन इन्होंने मजा के यह डरते या वहां से भागना शुरू करते जो भी कुरानी आयात इनको आया करती थी, न सिर्फ उसकी इन्होंने तिलावत शुरू कर दी बल्कि इत्तेफाक से उस दौर में भी इनके पास आबे जमजम मौजूद था और यह पानी उन्होंने उस औरत की तरफ छिड़कना या फेंकना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने इस तरह से करना शुरू किया तो देखते ही देखते वह जो भी चुड़ैल थी वो न सिर्फ पलटी बल्कि एकदम से दरख्तों या पेड़ों के झुरमट में देखते ही देखते गायब हो गई। और ये जो इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं ये इनके फादर का इंसिडेंट है। ये बताते हैं कि 19,93,994 में इनके फादर एक विलेज में रहा करते थे। अब जब इनके फादर ने इंटरमीडिएट किया तो इनके फादर ने कोशिशें शुरू कर दी कि इनको किसी इदारे में या किसी जगह पर कोई अच्छी नौकरी मिल सके। काफी कोशिशों के बाद जब इनको यहाँ पे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली या कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आया तो इनके फादर ने सोचा कि विलेज से बाहर निकल के जो सबसे करीब शहर है या सबसे करीब जगह है जो कि जालंधर थी, वहां पर जाके क्यों ना जॉब की जाए। अब ये वहां से बाहर निकले, शहर में जाकर जॉब की तलाश शुरू की और काफी तगोदक के बाद इनको एक जॉब ऑफर की गई। और इनको जो जॉब ऑफर की गई थी वो बेसिकली एक कैशियर की नौकरी थी और इनके जो वर्किंग आवर्स थे दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक थे। रात 12 बजे जो इनका इदारा था या इनकी जो शॉप थी जब वो बंद हो जाती थी तो उसके बाद इनके फादर एक लंबा ट्रैवल करके वापस अपने घर या अपने गांव आया करते थे। इनके फादर की कोशिश ये होती थी कि वहां से एक ट्रेन पकड़ लें और ट्रेन पकड़ने के बाद 1.5 से 2 घंटे का जो रास्ता है वह तय करने के बाद वापस आ जाए। एक दफा ऐसा हुआ कि जो इनके सेठ थे या जो इनके बॉस थे उन्होंने इनके फादर को कहा कि आज आपको देर तक रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ मामलात हैं जो निपटाने, कुछ काम हैं जो काफी अरसे से पेंडिंग है। अब इनके फादर क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड थे, न्यू ज्वाइन किया था, तो वह किसी भी किस्म की बहस या मुबासा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे इनसे रिक्वेस्ट की गई थी या जैसा इनको कहा गया था वैसे ही इन्होंने किया। इनका जो भी काम था वो इन्होंने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद निकलते निकलते इनको रात के 1 या 1:30 बज गए। अब ये बड़ी परेशानी में थे क्योंकि इस शहर में
इस जगह पे इनका कोई जानने वाला भी नहीं था और इनके पास एक ही ऑप्शन था और वह ऑप्शन ये था कि वापस ट्रेन पकड़े या कोई बस तलाश करे जो इनके गांव की तरफ या इनके गांव जाती हो। काफी ज्यादा उम्मीदें लेके ये ट्रेन स्टेशन पहुंचे। वहां जाके इनको पता चला कि अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी तकरीबन 2:30 बजे एक ट्रेन आएगी और वो जो ट्रेन है वो इनके गांव के करीब से गुजरेगी। अब ऑप्शन क्योंकि लिमिटेड थे, लिहाजा इन्होंने ये कहा कि मैं वेट कर लेता हूं। और काफी देर वेट करने के बाद जब वह ट्रेन आई तो इस ट्रेन के अंदर सवार हो गए। रात का टाइम था, इतने लोग मौजूद नहीं थे, दूर दूर तक सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग ट्रेन से उतरे और इक्का दुक्का लोग ट्रेन के अंदर सवार हुए। इनके फादर की जो बर्थ नंबर थी वो 602 थी, लिहाजा यह उस ट्रेन के अंदर सवार हुए, अपनी बर्थ तलाश की, वहां जाकर बैठ गए। यह बहुत खुश थे कि इनको एक ट्रेन मिल चुकी थी। बिल आखिर देर से ही सही ये अपने घर पहुंच जाते। तकरीबन 15 मिनट के इंतजार के बाद वो ट्रेन चलना शुरू हुई और जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो शहर था ये पूरा का पूरा शहर खत्म हुआ और फिर एक वीरान सा इलाका या वीराना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो वीरान सा इलाका या वीराना शुरू हुआ जहां पे चारों तरफ कुछ भी मौजूद नहीं था, बजाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी सेहरा से या किसी बंजर जगह से ये ट्रेन गुजर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके फादर ने महसूस किया कि उनको मुसलसल किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज आ रही है। पहले तो वह समझे कि नॉर्मली ऐसा हुआ करता है, अक्सर लोग ट्रेन में गुनगुनाते हैं, एंजॉय करते हैं, महसूस होते हैं। लिहाजा इनके जो फादर थे वो उसको इग्नोर करने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो गुनगुनाने की आवाज थी या जो गाना गाने की आवाज थी ये बढ़ती चली जा रही थी और ये जो आवाज थी ये किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज थी और ये बहुत ही सुरीली आवाज थी। और ये इस कदर सुरीली आवाज थी कि ऐसा लग रहा था कि इनके कानों में कोई शहद घोल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके यह उस आवाज के शहर में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। एक सुकून है जो इस आवाज के अंदर मौजूद है। काफी देर तक ये इस आवाज को सुनते रहे, बाहर के नजारों से मुस्तफीद होते रहे और बिल आखिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इन्होंने सोचा, इन्होंने कोशिश की कि अब मैं जाके देखूं कि आखिर यह कौन लड़की है, कौन हसीना है, कौन दोशीदा है जो इस कदर सेहरंगेज अंदाज में गुनगुना रही है कि जो भी इसको सुने तो सुनता चला जाए। इन्होंने उठ के अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रेन के अंदर बढ़ते चले गए। अभी इन्होंने एक डब्बा ही क्रॉस किया था कि इन्होंने देखा कि नेक्स्ट डब्बे के अंदर 2 औरतें हैं जो बैठी हुई हैं। उन्होंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। उन दोनों औरतों के बाल खुले हुए हैं और बज़ाहिर पीछे से देखने से ऐसा लगता है यह बहुत लंबी जुल्फें हैं या बहुत घने बाल हैं। और साथ साथ इन दोनों में से एक औरत की गोद में एक बच्चा मौजूद है। खैर, जब इन्होंने ये मंदिर देखा तो इन्होंने सोचा कि मैं आगे जाकर देखता हूं और इनसे बात करने की कोशिश करता हूं और इनसे पूछता हूं कि आखिर इतना सुरीला यह कैसे गुनगुना लेती है, या कम से कम जाकर इनकी तारीफ तो करता हूं। अब जैसे ही इनके फादर उन दोनों औरतों के सामने गए तो वह जो औरतें थीं इनके फादर को देख के मुस्कुराने लगी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उनकी मुस्कुराहट के अंदर कोई शरारत मौजूद है। अब जब इनके फादर ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा कि उनकी मुस्कुराहट के अंदर शरारत देखी तो इनका दिल चाहा कि बात से बात बढ़े और इनसे मैं बात करूं। लिहाजा वह जो 2 औरतें थीं उनके सामने जो सीट खाली थी यह वहां जाकर बैठ गए, उनको देख के मुस्कुराने लगे। अब वह जो 2 औरतें थीं वह भी इनको देख के मजीद मुस्कुराने लगी। इस तरह बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि उन औरतों को भी इनके अपने सामने बैठने पर कोई ऐतराज नहीं है। खैर, इतना बेतकल्लुफाना रवैया देख के इनके जो फादर थे उनका जो हौसला था वह बढ़ चुका था और वह इनसे बात करने लगे थे। वो उनसे कहने लगे कि आप लोग कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं और इतनी सुरीली आवाज आप दोनों में से किसकी है। इनका यह सवाल सुन के वो जो 2 औरतें थीं वह कुछ ना बोली और उनमें से जो एक औरत थी वह दोबारा गुनगुनाने लगी
और यह बताते हैं कि उस औरत के गुनगुनाने में इस कदर शहर था, इस कदर सुकून था या इस कदर राहत थी कि ऐसा दिल चाह रहा था कि मुसलसल उसकी आवाज सुनते चले जाए। अब जब इनके फादर मुसलसल वो आवाज सुन रहे थे तो आवाज सुनते सुनते उनको गुनूदगी का एहसास होने लगा। ऐसा लगने लगा कि बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून में है, और आहिस्ता आहिस्ता करके नींद की तरफ जा रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही इनके फादर नींद की तरफ जाने लगे या गुनूदगी में जाने लगे तो एकदम से ट्रेन की विसल बजी, और जैसे ही ट्रेन की विसल बजी तो एकदम से ये होश में आए, और जैसे ही इन्होंने आंखें खोली तो इनकी सबसे पहले नजर उन औरतों के पांव पर पड़ी, और जैसे ही इनकी नजर उन औरतों के पांव पर पड़ी तो इनके फादर ने देखा कि वह जो दोनों औरतें हैं उन दोनों के जो पांव हैं वह उल्टे हैं, यानी इन दोनों के पांव रिवर्स स्वीट हैं। अब यह देख के इनके फादर को मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ और एकदम से वह खड़े हो गए, और जैसे ही वह खड़े हुए तो वो जो औरतें थीं वो बकायदा हंसने लगी। वो कहने लगी कि अभी तो आके बैठे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ये सुन के इनके जो फादर थे वो जितना तेज भाग सकते थे उस डब्बे से भागे और वापस अपनी जो बर्थ थी वहां पर आकर बैठे, और जो भी इनको अपने रिलीजन के मुताबिक चीजें आती थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू की। इनके फादर मुसलसल खौफ का शिकार थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी भी वो दोनों औरतें इनके पीछे आकर खड़ी हो जाएंगी या इनको आकर कुछ कहेंगी, लेकिन मुसलसल क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे तो जैसे तैसे करके यह सफर तमाम हुआ। इनके फादर अपने स्टेशन पर उतरे और वहां से जितना तेज हो सकता था यह भाग के अपने घर पहुंचे, और जब इनके फादर घर पहुंचे तो इनको शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 1 हफ्ते तक वह शदीद बीमार रहे, और उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली थी कि रात में, खास तौर पर इतनी रात में, वह इस ट्रेन में कभी भी ट्रैवल नहीं करेंगे।